मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 8th क्लास है, आज आपका चैप्टर प्रारंभ करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 हम लोग देखेंगे, देसी जनता को सभ्य बनाने के लिए राष्ट्र को शिक्षित करना। ये हमारा लेक्चर है और इसको हम लोग देखेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से आपका समझेंगे और समझेंगे कैसे हमारे यहाँ आपके राष्ट्र में शिक्षा का आपका प्रचार प्रसार हुआ, कैसे अंग्रेजी शिक्षा का ये आपका समन्वय आपका बनना प्रारंभ हुआ। इन सारी चीजों को हम लोग आपका बहुत अच्छे से देखेंगे, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। लेक्चर के दौरान कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती है तो आप लोग लाइव जुड़कर और बच्चों आपका चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई डाउट है आपका, कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमसे ले सकते हैं। चलिए, अगर आप लोग रेडी हो तो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए अपनी क्लास में, ताकि हम चलें सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ठीक है बच्चों, देखिए चैप्टर हमारे आपका सामने है। चैप्टर नंबर 7, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। देसी जनता मतलब जानते हो कौन सी जनता? ये वो जनता थी जो आपके यहाँ शासन में काम कर रही थी। उस जनता की ये लोग आपका बात कर रहे हैं कि जनता कैसी है आपकी? देसी है। इन्हें कुछ नहीं आता, ये सभ्यता को नहीं जानते हैं और क्या करना है, इनको सभ्य बनाना है। क्या हम असभ्य थे जब अंग्रेजों से पहले? अब इन सब चीजों पर ध्यान देना है, क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं कि हमने भारत को आपका सभ्य बनाया है। ये बोलना है ब्रिटिशरों का। जो आपके ब्रिटिश लोग थे वो कहते हैं कि हमने भारतीयों को सभ्य बनाया है। अब मैं जानना चाहूंगा, क्या हम लोग सभ्य नहीं थे? हम सभ्य थे, हम सब कुछ थे। बात यह है कि ये आपकी किस तरह की बात करते हैं। ये बोलते थे कि आपके साहित्य किसी काम के नहीं हैं, हमारे साहित्य बहुत अच्छे हैं, हमारे साहित्य आपके यूनिक है, इस तरह की बातें करते थे। ठीक, तो सबसे पहले हम और चीजों को जानेंगे, लेकिन हम लेक्चर को पढ़ेंगे और इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या चीज है और किस प्रकार से है। आइए इसको हम लोग आपका देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, पहले के अध्याय में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस तरह के प्रभाव पड़े। अब देखिए, जब ब्रिटिश शासन आया था तो ब्रिटिश शासन आने के बाद जो भी आपका प्रभाव पड़े, राजाओं के किस तरह राज्यों पर उनका प्रभाव पड़ा, नवाब की सत्ता किस प्रकार चली गई, राजस्व बंटने लगे, किसानों की जो आपकी जमींदारी व्यवस्था बनने लगी, और सबसे बड़ी बात आदिवासियों के जो आपके हक थे या उनकी जो जिस तरह की उनकी सामुदायिक आपकी परंपरा थी वो छीन हो गई। ये आपने सबको एक एक करके बहुत अच्छे से देखा था। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किन चीजों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। क्या समझेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जिन चीजों से विद्यार्थी के बाप के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, ये हमको देखना है। विद्यार्थी के जीवन को समझने के लिए जरूरी है, कह रहे जो आपका विद्यार्थी का जीवन है उस जीवन को आपका समझ लेना आपका जरूरी है, क्योंकि भारत में केवल अंग्रेजी केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका एक संस्कृति मिशन भी था। अब देखिए, हमें ऐसा लगता है कि जो अंग्रेज आ रहे थे केवल इसलिए नहीं आ रहे थे कि उनको भू क्षेत्र पर आपकी विजय करनी है या उनको आय प्राप्त करना है। आपको ये लगेगा कि एक उनका संस्कृति मिशन भी था कि हमको अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार और आपका बदलाव करना है, ये भी एक उनका मिशन था। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है। किस समाज को बच्चों? देसी जो आपका समाज है उस समाज को आपका सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल मान्यताओं को बदलना है। कि जिस तरह के वहाँ उनके रीति रिवाज हैं और इन आपका रीति रिवाजों को हमको बदलना है और जो इनके मूल्य हैं वो उनको बदलना है। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाएं, और कह रहे कि ऐसा क्या किया जाए कि ये सारी चीजें आपके बदल जाए
कौन से बदलाव लाना चाहिए। तो उन्होंने किया, भारतीयों को शिक्षित यानी कि सभ्य और अंग्रेजों की से सोच के मुताबिक अच्छा प्रजा बनाने के लिए कदम उठाए जाने लगे। क्या करना चाहिए कि उनको अच्छी प्रजा बनाए, और उसके लिए इस सोच के साथ उन्होंने अपना काम को प्रारंभ किया। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस आपका चलती रही, और कह रहे कि जो आपके सवाल थे कि हम इनको सभ्य बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, शिक्षित बनाएंगे, इसी को लेकर बहुत लंबे समय तक जो है आपकी बात चलती गई। अब देखिए, थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक शब्द आता है, आपको ध्यान देना है, वो शब्द है भाषाविद। एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी हो, उसको हम भाषाविद कहते हैं। आइए इसको हम लोग गौर करेंगे। अब देखिए, अंग्रेजी शिक्षा को किस तरह देखते थे। आइए सबसे पहले इस बात को पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे। कह रहे जो आपका शिक्षा का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो अंग्रेज थे वो क्या सोच रहे थे, और शिक्षा के विचार जो आज हम सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 साल में किस तरह विकसित हुए। और बात कर रहा है कि जो शिक्षा के विचार हम लोग देख रहे थे वो किस तरह से विकसित हुए थे। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसे प्रतिक्रिया दी, और अंग्रेजी विचार किस तरह से विकसित हुए, भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए। और कह रहे जो भारतीय हैं उनको कैसे पढ़ाया जाए, इस बात को ये आपका ध्यान दे रहे थे, बात कर रहे थे। आगे देखिए, तो अंग्रेज आपका शिक्षा को आपका किस तरह देख रहे थे, या किस तरह के वो आपको विकसित करने की बात कर रहे थे, इस पर हम लोग आपका बात करेंगे। प्रचार्यवाद की परंपरा। सन 1783 में विलियम जोन्स ने एक सज्जन कलकत्ता आए। अब कह रहे कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम जोन्स। ये कब आए? 1783 में। ये एक सज्जन थे, सज्जन मतलब व्यक्ति अच्छे थे। और कहां पर आए? आपका कलकत्ता आए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। और क्या थे आपके आपके सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के बाप के पद पर तैनात थे। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्हें ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। और देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे, और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। क्या सीख चुके थे? अरबी, और जो फारसी है उसको भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना 2 घंटे संस्कृत के विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां और उनके व्याकरण और काव्यों का अध्ययन आपका करने लगे। किस चीज का अध्ययन करने लगे बच्चों? ध्यान देना, संस्कृत है, काव्य है, इन सब चीज का अध्ययन करने लगे। कुछ ही समय में उन्हें कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। कह रहे इन सारी चीजों का इन्होंने जो अध्ययन था वो करना शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेजी अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पी रखते हैं। और उन्होंने क्या देखा कि जोन्स ने क्या पाया कि बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जो आपके कलकत्ता में आपके तैनात हैं, और मेरे जैसी क्या रखते हैं? आपकी दिलचस्पी, यानी कि वो चीजों को सीखना चाहते हैं, वो बहुत सारी भाषाओं को, इन सब चीजों को। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और आपका नेथनियाल हालहेड ने भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी में रचना का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। प्राचीन भाषा विरासत को समझने का प्रयास करने थे। इन लोगों के साथ मिलकर
जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। क्या बच्चों ध्यान देना है, विलियम जोन्स ने क्या बना दी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आपका गठन किया। एशियाटिक रिसर्च नामक पत्र का अब आपका प्रकाशन आपका शुरू किया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिमी दोनों की प्राचीन संस्कृति के का प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। कह रहे कि जो जोन्स थे और कोलब्रुक थे, ये क्या करते थे कि जो भारत और भारत की संस्कृति है, पश्चिम और पश्चिम की जो संस्कृति थी, उनके प्रति क्या रखते थे, गहरा आदर और भाव आपका रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल के वैभव के शिखर पर थी। कह रहे अगर आप लोग भारत की आपका सभ्यता देखोगे प्राचीन काल में, जो वैभव होना चाहिए उस वैभव के आके शिखर पर थी, परंतु बाद में भी उनका पतन हो चला। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना बहुत जरूरी था। क्या था कि बहुत सारे कानूनी ग्रंथ थे तो उनको खोजना और समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इनकी रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। ठीक, इन रचनाओं को पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। क्या कर सकते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, इन्हीं का हम लोग आधार का हिसाब लगाकर हम जो भावी विचार हैं हम उनको पैदा कर सकते हैं। इस तरह से जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथ को ढूंढने लगे, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना उन केवल बच्चों को, अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद मिलेगी। भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत में लुप्त हुए वैभव को समझने में मदद मिलेगी। वो क्या कह रहे थे कि अंग्रेजों को भी हेल्प मिलेगी कि भारतीय आपकी संस्कृति विरासत आपका किस प्रकार रही है उसको सीखने में, और साथ में जो भारतीय लोगों को अपना अतीत और वैभव को समझने में आपका मौका मिलेगा। इस तरह की बात कर रहे थे। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों ही भूमिका निभा रहे थे। कह रहे कि इसलिए जो अंग्रेज थे वो भारतीय संस्कृति में अभिभावक की भी और आपका मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे, क्योंकि खुद पढ़ भी रहे थे, सीख भी रहे थे और समझा भी रहे थे। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे आए थे जिन्हें वाकई में भारत की संस्कृति से, भारत के लोगों से, भारत की सभ्यताओं से, भारत के पारंपरिक तौर तरीके, रीति रिवाज से वो आपके बहुत उन्हें आपका लगाव था और उन पर वो काम भी कर रहे थे। ऐसे ही थे आपके विलियम जोन्स, क्लियर है, जो आपके क्या थे, सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज थे। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बच्चों आपको चीजें समझ आई? किसी को कोई दिक्कत, कोई चीज जो आपको समझ ना आई हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। देखिए आगे ध्यान दीजिए आप लोग। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहित देना चाहिए। अब कुछ लोग आ गए और कुछ लोग क्या कहते हैं कि अंग्रेजों को क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पश्चिमी ज्ञान की बजाय आप लोगों को जो भारतीय ज्ञान है उसको प्रोत्साहित कर देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृति व फारसी भाषाओं का काव्य पढ़ने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। क्या करें वो लोग, संस्कृत का और फारसी जो साहित्य है उसको काव्य पढ़ने के लिए कुछ संस्थानों का वो लोग स्थापित किया जाए, ताकि ये सारी चीज क्या हो जाए, आपकी स्टेबल हो जाए। इन अधिकारियों का यह मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वहीं पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वो पहले ही परिचित थे। अब कुछ बहुत से अधिकारी ये कहने लगे, या उनका मानना था कि उनको क्या पढ़ाओ, आप उनको संस्कृत पढ़ाओ और आप उनको फारसी पढ़ाओ, क्योंकि वही लोग वो चीज जानते हैं। आप नई चीजें ना पढ़ाओ, क्योंकि वो लोग उससे ही आपके क्या है, पहले से ही आपके
परिचित हैं, जिससे वे आदर और महत्व देते हैं। और क्या करते हैं, वो फारसी को ही, हिंदी को ही, संस्कृत को अपना महत्व देते हैं। वही विषय पढ़ाए जाने चाहिए। उन्हें अनजान विषय की शिक्षा ना दी जाए, और कह रहे जिन विषय को वो नहीं जानते हैं वो उनकी शिक्षा ना दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेजी देसी जनता का दिल जीत सकती है, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से प्रति उम्मीद कर सकता है। और कह रहे कि जो देसी जनता से तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा दिल जीत ले, वो तभी जीत सकते हैं जब आप लोग क्या करोगे, जो अजनबी शासक क्या करे, अपनी प्रजा की आदर से उम्मीद रखता हो कि हमारी जनता है, हमसे आदर करेगी, उम्मीद करेगी, उसी के आधार पर सारी चीजें हो सकती हैं। यानी कि अब अंग्रेजों के बीच में गुट बना हुआ है। एक गुट कह रहा है कि आप क्या करो, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाओ, और दूसरा गुट कह रहा है कि आप इन्हें संस्कृत, फारसी और जो इनकी मूल चीजें हैं उन्हें पढ़ाओ। और लगता है जरूरत पड़े तो वो सब चीजें आपको पढ़ाना चाहिए। अब देखिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून का अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। ये नोट कर लेना बच्चों कि कलकत्ता में मदरसा कब खोला गया, 1781 में आपका एक जो आपका मदरसा है वो आपका खोला गया। अब आपको पता होना चाहिए कि मदरसा क्या है। देखिए, ध्यान दीजिए, मदरसा सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यानी कि जिस स्थान पर हम कुछ सीखते हैं उस भाषा में, अरबी भाषा में उसको मदरसा कहते हैं। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई संस्थान हो सकता है। यानी कि स्कूल, कॉलेज, संस्थान को फारसी भाषा में मदरसा कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको बच्चों? मदरसा कहते हैं। अब देखिए, 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। और क्या हुआ आपका, एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। पहले कौन सा खुला आपका, एक मदरसा है, ठीक। और दूसरा क्या खुला बच्चों आपका, हिंदू आपका कॉलेज, ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके, देश का शासन चलाने में मदद मिले। और क्या चाहते हैं अंग्रेज कि हम इस तरह की शिक्षा देंगे, लोग पढ़ेंगे और हमको आपका जो शासन है वो शासन आपका चलाने में क्या मिलेगी, हमको मदद मिलेगी, ठीक। यह आपको ध्यान रखना है। इसलिए उन्होंने ये ऐसा काम किया और इसलिए वो आपके मदरसे और सांस्कृतिक जो आपके विद्यालय हैं उनको खोल रहे थे, ठीक। ये आपको ध्यान देना है। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। बहुत सारे ऐसे आपके अफसर थे जो आपकी चीज हो रही थी वो उनसे सहमत नहीं थे। उनमें से बहुत सारे प्राचुर्यविद के इसके कटु आलोचक थे और बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, इसकी आलोचना कर रहे थे। अब देखिए, कुछ शब्द आएंगे आपके। प्राच्यवादी, एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग, उन लोगों को प्राच्यवादी। मुंशी, आप देखिए, मुंशी जो होता है एक ऐसा व्यक्ति है जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता है, उसको मुंशी कहते हैं। आप देखिए, वर्नाकुलर, यह आम तौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली में इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज और रोजमर्रा में इस्तेमाल की गई स्थानीय भाषाओं और साम्राज्य शासकों की भाषाओं के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। भाषाओं में और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा, अंग्रेजी भाषा का फर्क था, उस फर्क को हमने क्या कहा, वर्नाकुलर। आपको लिखने का मौका मिलेगा कि वर्नाकुलर है क्या और समझने का भी, तो आप इसको समझ सकते हैं कि वर्नाकुलर है क्या और आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। पूरब की जघन्य आपकी गलतियां, कि हमने पूरब में क्या अपनी जघन्य मतलब बहुत बड़ी गलती की है, उनको देखना है। पूर्वी समाज का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है। कह रहे जो आपका पूर्वी समाज है और उस पूर्वी समाज का जो ज्ञान है वो आपका त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। यानी कि उनका कोई साइंटिफिक आपका रीजन नहीं है। तो उनके मुताबिक पूर्वी
साहित्य आगीर व सतीह था, इसलिए उन्हें दलील दी जाती थी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृति, भाषा, साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए इतना खर्च नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे कि आपको संस्कृत पर और अरबी भाषा पर ये सारी चीजों में जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं वो आपको नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल आपके प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगिता और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि इस तरह की शिक्षा दो ताकि वो शिक्षा क्या हो, उनके जीवन में उपयोगी हो और आपका व्यवहारिक रूप से उसका ज्ञान मिल सके। इसलिए भारतीय को पूर्वी समाज के काव्य और धार्मिक साहित्यों की बजाय उन पर क्या करना चाहिए, उन साहित्यों की बजाय किया जाना चाहिए। ठीक कि पश्चिम ने किस तरह के वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल की हैं। वो कह रहे हैं कि हमको ये सब चीजें नहीं पढ़ानी चाहिए, बल्कि हमको ये साइंस पढ़ानी चाहिए कि हमने आपका किस प्रकार से ये सारी चीजें जो है आपकी हासिल कर ली हैं। अब देखिए 1830 के दशक तक ताच्छयवादियों का विरोध और तीखा हो गया। थॉमस बैगविल्डन मैकाले इन आलोचनाओं में सबसे प्रखर और प्रभावशाली विचारधारक थे। यानी कि जो मैकाले थे वो क्या थे, इनमें सब में आपके प्रखर और आपके तीखे विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे। कह रहे जो आपका मैकाले थे वो क्या मानते थे कि भारत क्या है, असभ्य है, इस देश को सभ्यता का ज्ञान नहीं है, जिसे सभ्य का पाठ पढ़ाना जरूरी है। और क्या कहते थे, उसको सभ्य का पाठ पढ़ाना जरूरी है। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान का कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समक्ष नहीं है, और कोई कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इंग्लैंड के प्रति आपकी सभ्य हो या कुछ हो। तो थॉमस बैकलिंटन मैकाले, अब देखिए मैकाले की अध्यक्ष का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय को केवल एक ही खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। यानी कह रहे कि जो आपका यूरोप में जो आपका पुस्तकालय है उसमें अगर एक किताब ही ऐसी है जो पूरे अरब और भारत के समूचे साहित्य के बराबर है। यानी कि इन्होंने भारत के और अरब के साहित्य को अपने देश के सामने, साहित्य के सामने कुछ नहीं रखा और कुछ भी महत्व नहीं दिया। और ये कह रहे हैं कि जो हमारा साहित्य है वही सर्वोपरि है, वही सबसे ऊपर है। उनका तर्क यह था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। यानी कि आप ये मान लीजिए मैकाले सीधे सीधा विरोध कर रहे थे यहाँ की पाश्चात्य आपके शिक्षा का, यहाँ की संस्कृति को आपके बढ़ावा देने वाली शिक्षा का। ये है मैकाले महोदय, आप इनको देख सकते हैं। ये उनका जो इमेज है मैकाले महोदय का, आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाई देगा कि कौन से आपका मैकाले महोदय हैं। आप उनको देख सकते हैं, ये रहे मैकाले महोदय। ठीक है बच्चों, देख लिया। चलिए, गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। अब देखिए वो कह रहा है कि बहुत सारी लगेगी ऊर्जा और कुछ आवेश हमको चाहिए ताकि हम क्या कर सके, अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत को हम लोग जोर दे सकें। उनका मानना था कि अंग्रेजों के ज्ञान से भारतीय दुनिया का सर्वश्रेष्ठ साहित्य कृति को पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक, कह रहे अगर उनको अंग्रेजी ज्ञान हो गया तो भारतीय लोगों को जो हमारा साहित्य है, जो हमारी कृतियां हैं, वो उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के हुआ विकास से अवगत हो पाएंगे। और इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ना लोगों को सभ्य बनाएगा। कह रहे जब ये लोग पढ़ लेंगे तो हमारा विज्ञान भी पढ़ेंगे, हमारा दर्शन भी पढ़ लेंगे, और हम किस तरह से विकसित हुए हैं, विकास हुए हैं,
उसके बारे में भी आपका जान लेंगे। और फिर अंग्रेजों को पढ़ के क्या बन जाएंगे, आपका सभ्य बन जाएंगे। उनकी रुचि, मूल्य और संस्कृति को बदलाव का रास्ता साफ हो जाएगा। जो उनके मूल्य हैं, जो उनकी रुचि है, उस तरह का जो रास्ता है वो सब आपका साफ हो जाएगा। मैकाले ने मिडसन वितरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया। यह फैसला भी किया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज में प्राच्य वित्त इस संस्थानों को प्रोत्साहन ना दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दे दी। यानी कि जो आपके विद्यालय खुले थे और जो आपके मदरसे खुले थे, इन दोनों को क्या दे दी इनने आपका, कि अंधकार के मंदिर की इनने संज्ञा दे दी। अब स्कूलों के लिए अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक छपने लगी। यानी कि अब जितनी भी किताबें आएंगी वो क्या होंगी, अंग्रेजी में होंगी। अब उन्हें कोई मतलब नहीं इस नए पाठ्यक्रम से, संस्कृति से, आपकी यहाँ की सभ्यताओं से, यहाँ के प्राचीन साहित्य इतिहास से। उन्हें मतलब था केवल अपनी अंग्रेजी शिक्षा से, और जिसके लिए वो निरंतर काम कर रहे थे। और उन्होंने कहा था कि इस पर पैसा खर्च करना भी बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि इन लोगों का जो साहित्य है अरब का और भारतीयों का, वो आपका ब्रिटेन में रखी एक पुस्तकालय की एक सीख के बराबर भी नहीं है, एक किताब के बराबर भी नहीं है। तो जितना हमने अभी तक पढ़ा है बच्चों, इस पढ़ाई में कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से, अपने सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके आप अपना प्रश्न, अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी का कोई आपका डाउट है, कोई आपका प्रश्न है, तो आप हमसे पूछ सकते हो। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है, कोई आपका प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे पूछ सकते हो। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपको कोई डाउट है। अच्छा बच्चों, एक चीज बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जितना मैंने अब तक पढ़ाया है आपको समझ आया है? हाथ खड़ा कीजिए एक बार। बच्चों, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है, या आपको पढ़ाया है, समझ आया है? चलिए, बहुत बढ़िया। ऐसे कितने बच्चे जिनको आपका समझ आया है, वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, समझ सबको आया है, बहुत बढ़िया। हमारा चैप्टर नंबर 7 है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। अब जब आपके अंग्रेज लोग भारत में आए तो उनको अपना शासन प्रशासन चलाने के लिए बड़ी दिक्कत आ रही थी। उनका मानना था कि भारत के लोग सभ्य नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो आपके रीति रिवाज थे, तौर तरीके थे, और ब्रिटेन से बिल्कुल अलग थे। ठीक है बच्चों? और जब सभ्यता अलग थी, भाषा अलग थी, तो उनको अपना शासन प्रशासन चलाने में बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। और दूसरी बात यह भी थी कि वो शासन के अलावा वो अपनी संस्कृति को भी थोपना चाहते थे भारतीय लोगों पर। अब उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ की संस्कृति के प्रति अपना लगाव रखते थे, और जिनका ये मानना था कि यहाँ के लोगों को अगर शिक्षित करना है तो यहाँ की संस्कृति और शिक्षा का आपको बढ़ावा देना होगा। लेकिन कुछ ऐसे अंग्रेज थे जो ये मानते थे कि इनको यहाँ की शिक्षा और संस्कृति देने से हमारा कोई बेनिफिट है नहीं, हमारा कोई लाभ नहीं है। अगर इनको शिक्षा देनी है तो आप अंग्रेजी ही शिक्षा दो। ठीक है? इसी के आपके प्रयास के चलते हमने आपके तरह तरह की आपका चीजों को समझा, और उसी में नए स्कूल की आपकी स्थापना हुई। और जिसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका 1781 में एक मदरसा खोला गया आपका कोलकाता के अंतर्गत। ठीक? और इसमें क्या हुआ, अरबी, फारसी और इस्लामी कानून की शिक्षा दी गई, ताकि जो आपके मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो अपनी शिक्षा को शिक्षित हो में, वो लोग पढ़ सकते हैं अपने साहित्य, अपने इतिहास को, अपना जो कानून है उसका अध्ययन करें। इसी दिशा में दूसरा प्रयास किया गया था हिंदू कॉलेज का। क्या खुला बच्चों? हिंदू कॉलेज 1791 ईस्वी में। ठीक है? इसमें क्या था कि जितने भी हमारे प्राचीनतम संस्कृत में जो आपके लिखे गए ग्रंथ हैं उनकी शिक्षा दी जा सके और लोग उनको पढ़ सकें।
कि हमारा संस्कृति क्या थी और हमारा किस प्रकार से हमारा इतिहास रहा है, किस प्रकार हमारा आपका साहित्य रहा है, लोग उसको जान सके। क्योंकि भारत के लोग उस समय रहने में अपने संस्कृत के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था। आज भी आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को अपना सब्जेक्टिव पता है, लेकिन अपने वेदों के बारे में, अरण्य के बारे में, जो हमारी पुराण है, ग्रंथ है, उनके विषय में हम लोगों को नहीं पता है। क्लियर है? तो इन सब चीजों को सिखाने के लिए ही उन्होंने अपना प्रयास किया। लेकिन कह रहे हैं कि बहुत सारे अंग्रेज ऐसे थे जो ये मानते थे कि हमको इनके संस्कृत पढ़ा के, अरबी पढ़ा के, फारसी पढ़ा के कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। मैकाले की सोच भी कुछ आपका इसी प्रकार की थी। और मैकाले क्या बोलते हैं कि हमको इस प्रकार की चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए कि ये भारतीय लोग क्या हैं, असभ्य हैं, और इनको सभ्य बनाने के लिए, लिटरेट बनाने के लिए, इनको पढ़ा लिखा बनाने के लिए और इनको विकसित करने के लिए हमें जरूरी है कि हम लोग क्या करें, हम इनको इनकी तरह ही आपका शिक्षित करें और इसी की तरह से इनको ध्यान दें, ताकि ये सारे लोग आपका बहुत अच्छे से इनको समझ लें और बहुत अच्छे से इनको पढ़ लें। ठीक इसी दिशा में सबसे पहले मैकाले ने 1835 में एक अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया। क्या किया बच्चों? एक अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम जो था उसको पारित किया। अब देखिए कौन सा अधिनियम है? 1835। ठीक, और इसमें क्या हो गया कि जो आपका मदरसा था आपका कलकत्ता में, जो आपका बनारस, जो आपका संस्कृत विद्यालय था, अब उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। क्या बोल दिया इन्होंने कि ये अंधकार के मंदिर हैं, कोई बेनिफिट नहीं है, और अब जितनी भी पाठ्य पुस्तक होंगी वो सब क्या होंगी? अंग्रेजी में होंगी। इस तरह का उन्होंने काम करना आपका प्रारंभ कर दिया। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अपने लेक्चर को घर पे जाके एक बार रिवीजन करिएगा, और कोई भी आपको डाउट है, कोई समस्या है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती, अपना प्रश्न हमसे जरूर पूछें। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।